अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीब भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ठीक ठाक। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दुआ से ठीक है। हबीब भाई फ़िश फार्मिंग के मुतल्लिक़ आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले पूछना ये चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कितना है फ़िश फार्मिंग में? फ़िश फार्मिंग में हमारा एक्सपीरियंस तकरीबन 4 साल का है और ये हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। प्राइवेट फार्मिंग का एक्सपीरियंस जो है वो यानी कि जी। इससे कम लगा लें, 2 साल का लगा लें, क्योंकि हम्म, फील्ड्स में जाते हैं कम होता है काम हम्म, वहाँ। सही। अच्छा, अगर कोई दोस्त ये बिज़नेस करना चाहता है तो हाँ, आप क्या चीज़ रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो रकबा उसके पास अपना होना चाहिए। जी। अगर अपना नहीं है तो फिर वो ठेके पे ले ले, लीज़ पे मिल जाता हम्म, है। और दूसरी चीज़ ये है कि रकबा जो आप ले रहे हो उसमें आपने ये चेक करना है कि आप किस एरिया के अंदर ले रहे हम्म, हो। ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होता है। उसमें आपने ये देखना है कि जहाँ पे पानी का लेवल, सीपेज लेवल कम हो, हम्म, पानी का इंतज़ार ज़मीन कम करती हो, हाँ। वो एरिया सबसे थोड़ी ज़्यादा देर। सूटेबल रहता है। जी जी। तो कितना रकबा जो मिनिमम नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है? यानी वो एक्सपीरियंस के लिए 1 एकड़ पे स्टार्ट करे, यानी कम से कम वो 1 एकड़ पे काम शुरू करे। उसके बाद जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस आता जाएगा वो बढ़ाता जाए। ठीक है। और कमर्शियल लेवल पर अगर जितना ज़्यादा रकबा होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिटेड रहता है। एक्सपेंसेस आपको उतने डिवाइड हो जाते हैं पर एकड़ के लिहाज से। पर एकड़ हमारे पाकिस्तान में ठेके पे हाँ जी। कितने रुपए कॉस्ट करता है ठेके पे पर साल? पर एकड़ साल तकरीबन हमें ठेके पे लेने के है। उसके बाद हम जो उसको बनाते हैं, जी। पॉन्ड को बनाने का जो खर्चा है तकरीबन 80,000 मैं से। ठेके की बात कर रहा हूँ कि 1 साल का ठेका, क्योंकि ये मुकम्मल जो इसका हाँ जी। शेड्यूल है हाँ जी, हाँ वो जी। तकरीबन 1 साल का होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका ठेका जो है हमारे पाकिस्तान में कितने रुपए से शुरू होता है? 30,000 तकरीबन यहाँ पे यानी कि दरियाई इलाके में जहाँ पे भी फार्मिंग हो रही है उस एरिया के अंदर 30,000 से 45,000 तक का ठेका है। 30,000 रुपये पे ठेका हो गया। ये बना हुआ मिलेगा कि बना खुद हुआ बनाना बना पड़ेगा? हुआ भी मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर बने हुए कम मिलते हैं। यानी कि बाई चांस होता है कि कहीं पे फार्मर कहता है कि मैंने नहीं किया अभी, कोई लीज़ पे लेना चाहे तो मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर आपको खुद बनाने पड़ते हैं। इसमें जगह कौन सी आप रिकमेंड करेंगे? जगह ज़मीन ऐसी कौन जो सी होनी यानी चाहिए? मीरा ज़मीन ना हो, मीरा ना हो, रेतली तो बिल्कुल ना हो, हम्म, जबकि इसको पंजाबी में हम पक्के वाट ज़मीन कहते हैं, जी जी। जिसके अंदर पानी का इंतज़ाम करने की सलाहियत कम से कम हो, हम्म, पानी को स्टोर करने की सलाहियत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं। हाँ ठीक है, वो रकबा होना हाँ चाहिए। जी, वो उसके बाद तालाब की तैयारी का क्या प्रोसेस होगा? तालाब की तैयारी का प्रोसेस ये होता है कि एक्सीवेटर वाले होते हैं या फ्रंट ब्लेड ट्रैक्टर के साथ लगा के वो पॉन्ड की तैयारी करते हैं। उसमें ज़मीन का जो 1 एकड़ है उसमें आप सराउंडिंग में सबसे पहले तकरीबन 10 फुट की चौड़ी पट्टी छोड़ दें दोनों चौरों, यानी कि चारों तरफ से। वो आपने सड़कों के तौर पे रखनी है पॉन्ड के बाहर, ठीक है। और उसी के अंदर जो ज़मीन का आपका जो पूरा एकड़ के बाकी ज़मीन जो बच जाएगी उसके अंदर आप उसको एक्सीवेटर से या फ्रंट ब्लेड के साथ 2 फुट तकरीबन यानी गहरा खड्डा लगाएंगे तो उसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो आपके किनारे बिल्ड कर देगी 5 फुट 6 फुट तक। यानी आपके पॉन्ड के अंदर आपको गहराई मिल जाएगी 6 फुट 6.5 फुट तक। तालाब की तैयारी के लिए कितना सरमाया चाहिए? इसके लिए तैयारी के लिए आपको 50,000 यानी कि उसका बिल्डिंग का है, बिल्डिंग के लिए चाहिए होगा, और बिल्ड करने के लिए किनारे बिल्ड करने है, खड्डा बांधना है आपने। इसके अलावा जो पाइपलाइन है वो तकरीबन अगर आपका पॉन्ड के बिल्कुल साथ ट्यूबवेल लगा रहे हैं आप तो आपकी पाइपलाइन मैक्सिमम 20,000 25,000 30,000 की हो। 20,000 रुपये हाँ, मिनिमम 20,000 पाइपलाइन का खर्चा आएगा। 20,000। अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पानी जो तालाब में डाला जाएगा हाँ जी। वो रेंट पे लिया जाए कि खुद रेंट पे जो है अगर यानी उसको? आपके बिल्कुल वो ट्यूबवेल आपके करीब लगा हुआ है, किसी और फार्मर का लगा हुआ है, आप उससे पैसे दे के यानी कि घंटा के हिसाब से पानी खरीद रहे हैं तो वो, और अगर यानी कि उसमें ये चीज़ आपने देख लेनी है कि वो जब आपको पानी चाहिए और फार्मर से आपको मिल जाया करे। ऐसा ना हो कि आपको अर्जेंटली पानी चाहिए और फार्मर कह के मुझे नहीं, मैं नहीं दे सकता, मैंने खुद यूज़ करना है, तो फिर तो आप यानी कि उस पर डिपेंड ही ना करें, आप अपना ट्यूबवेल लगा लें। अगर ये ऑप्शन ना हो, यानी आप इस तरह से सेव हों, तो फिर आप उसका वो कर सकते हैं, उनसे परचेज़ करें, फिर वो बेनिफिटेड है। अच्छा। अगर आप अपना लगाते हैं तो उसके लिए आपको एक पीटर ले लेना चाहिए, 20-25 फुट का वो बोर होगा, तकरीबन 1.5 लाख के अंदर आपका पानी का अपना वसाइल वहाँ पे तैयार हो जाता है। यानी कि छोटा मिनी जो ट्यूबवेल मिनी होता ट्यूबवेल है। होता है, वो पीटर इंजन होता है, उसके हाँ अंदर डीजल डाल के आप उसका पानी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। इसका पानी जो है
जी सर। वो चेंज का क्या है, किस तरह चेंज किया जा सकता है? पानी का चेंज करने का प्रोसेस ये होता है कि जब पानी का कलर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है अंदर, यानी कि बदबूदार पानी, पैंदे के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, मछलियाँ पानी की सतह पर आना शुरू हो जाएँ, ऑक्सीजन की आपको पता सामने यानी इंडिकेटर आ जाएँ कि जो ऑक्सीजन कम हो रही है पॉन्ड के अंदर, तो आपको ताज़ा पानी अंदर डालना चाहिए उसके अंदर। और अगर आप ये सोचें कि पानी का लेवल पहले ही किनारों तक पहुँचा हुआ है, अब मज़ीद पानी नहीं डाला जा सकता, तो फिर लेफ़्ट पंप होते हैं, यानी कि जो पानी को पैंदे से आप उसको खींच लें। 1 एकड़ रकबा, इसमें कितना बच्चा जो है उसका ग्रोथ किया जा सकता है? 1 एकड़ बच्चे के अंदर 650 से 800 तक आप बच्चा स्टार्ट करें, जिसके अंदर यानी आप उसमें वैरायटीज़ आप देख लें कि हमारा एरिया खानेवाल जोन के अंदर जो है रोहू जो मछली है उसकी ज़्यादातर मार्केट है, थैला की मार्केट ज़्यादा अच्छी है, तो आप ये वैरायटी ही इस्तेमाल करें। उसमें आप अगर 800 डाल रहे हैं एकड़ के अंदर, तो 600 रोहू डाल रहे हैं, 150 आप थैला डाल लें, और बाकी जो है 50 तकरीबन 50-150 वो आप डाल लें, उसमें मिक्स करके डाल लें, सिल्वर ग्रास डाल लें। ये 3 क्वालिटियों में फ़िश डालना फार्म में, ये क्या ज़रूरी है? हाँ जी, इसका ये बेनिफिट आपको ये तो आप एक वैरायटी भी डाल सकते हैं, लेकिन आप एक वैरायटी अगर रोहू सारे पाउंड के अंदर एक वैरायटी रोहू ही डाल लें तो डाल तो सकते हैं, वो ग्रोथ भी करेगी, लेकिन वो जितनी खुराक वो खा रही होगी, इसके अलावा कुछ खुराक ऐसी भी होती है जिसको वो टच नहीं करती। मिसाल के तौर पर पैंदे के अंदर जो रोहू है वो कम फीडिंग करता है, आपने अगर पैंदे के अंदर आपने मोरी डाली हुई है तो पैंदे के अंदर जितनी खुराक पैदा हो रही होगी मोरी उसको इस्तेमाल करेगी और वो भी आपकी फ्री में तैयार हो जाएगी, जबकि रोहू ने तो टॉप से और सेंटर से फीडिंग करनी है। हम जो यानी कि इस वजह से दूसरी वैराइटीज़ को कम नहीं रख पाते, तादाद आप उसकी बढ़ा सकते हो। ये भी हो सकता था कि 800 आप रोहू डाल लें और बाकी को भी डाल लें कि वो एक दूसरे की खुराक को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम तादाद बढ़ाते हैं तो ऑक्सीजन का मसला हो जाता है, ठीक, इस वजह से हम तादाद को फिक्स रखते हैं, ठीक, और वैराइटीज़ को इस तरह से तरतीब देते हैं कि खुराक का अपने अपने एरिया से वो खुराक की फीडिंग करें, यानी कि सिल्वर और ग्रास जो टॉप से फीडिंग करती है, अब ग्रास जो है वो चारा खा लेती है, जो हम सब्ज का चारा काश्त करते हैं वो ग्रास खा सकती है, रोहू जो है वो चारा कम खाती है, यानी अगर आप ग्रास डाल रहे हैं साथ तो रोहू जो है रोहू चारा नहीं खाएगी, चारा वो खाएगी, बाकी चीज़ें जो है वो खुराक के अंदर कुदरती तौर पर जो पानी के अंदर खुराक पैदा हो रही होती है उसको रोहू फीड कर रहा होता है। अच्छा, ये 800 जो बच्चा है, हाँ, इसकी क्या कॉस्ट आएगी? इसमें क्वालिटी आप बता रहे थे रोहू है, हाँ जी, और एक थैला है, हाँ जी, और तीसरी थी सिल्वर बता, सिल्वर ग्रास जी, ये तकरीबन हमारे जोन के अंदर मिक्स करके पाउंड के अंदर डाली जाती है, लेकिन इनमें ज़्यादातर जो यानी कि अक्सरीती डाली जाती है वो ज़्यादा रोहू और थैला होता है। रेशो मैंने आपको पहले बता दी कि किस तरह से डालना है। ठीक अब है। इनकी वो कॉस्ट की बात करते हैं तो 800 बच्चे कि इसका जो सीड होगा आपको, जी, वो 2 तरह से आप डाल सकते हैं। एक यानी नर्सरी का सेटअप होता है कि आप अप्रैल मई में नर्सरी का बच्चा परचेज़ करेंगे, उसका साइज़ होगा सेंटीमीटर से लेके यानी कि इंची तक होता है, इंची का 1.5 इंच का आप बच्चा ले लेते हैं, उसको आप अपनी नर्सरी के अंदर स्टॉक करेंगे, वो एक अलग चीज़ होती है। नर्सरी से आप बाकायदा मछली पालने के लिए जो आपने पॉन्ड बनाया था मछली का, उसके अंदर आपने उसको डालना है फरवरी के अंदर, तो फरवरी के अंदर आपने उसको डालना है, उसके लिए आपको बच्चा चाहिए होगा 150 ग्राम का, ठीक है, 100 से 150 ग्राम का बच्चा, और वो आपको मिलेगा यानी कि फ़ी बच्चा 25 रुपये का, ठीक है, यानी कि 25 रुपीज़ पर जो है बेबीज़ जो है वो कॉस्ट करेगा। इसी तरह से ज़्यादातर लोग जो हैं किस चीज़ पे फोकस करते हैं, 150 ग्राम वाले पे कि जो वो छोटा सेंटीमीटर जो होता है? वो यानी कि ये देखते हैं कि पैसे के लिहाज से यानी कि उनको अगर जितना अच्छा साइज़ होगा उतना अच्छा जल्दी से वो ग्रोथ करके मछली ज़्यादा साइज़ करेगी। अगर आप छोटा बच्चा डाल रहे हो आपके पास टाइम कम रहेगा, क्योंकि आपने मछली को फरवरी से लेकर दिसंबर तक या इसमें नवंबर तक उसको पालना है, तो आपके पास ये जो 9-10 महीने रहते हैं, आपके पास टाइम पालने के लिए 9 से 10 महीने का। आप जितना अच्छा साइज़ डालेंगे वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। अगर आप बच्चा डालेंगे तो वो ग्रोथ करते करते मैक्सिमम 1.5 काफ़ी टाइम लग जाएगा। हाँ। यानी कि आप फोकस करते हैं 150 ग्राम 150 तक का कि जो न्यू फार्मिंग है, हाँ जी, वो जो 150 बिज़नेस करना चाह रहा है वो 150 ग्राम पे भी फोकस करे। मिनिमम 100 ग्राम का करें। हाँ जी, इसमें 3 क्वालिटियाँ मिल जाती हैं, 150 ग्राम की इसकी एवरेज होती है पर वज़न की। हाँ जी। अच्छा, फार्मिंग टाइम क्या है? फार्मिंग टाइम इसका यही है, फरवरी के अंदर आप यानी कि सीड का जो है नर्सरी के लिए आप सीड लेंगे मार्च अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल से मई के अंदर, ठीक है, छोटा बच्चा लेंगे इंची का और उसको आप नर्सरी के अंदर पालेंगे, वो आप पालेंगे उसको फरवरी तक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फरवरी तक उसको पालेंगे। फरवरी के अंदर आप क्या करेंगे, उस बच्चे को नर्सरी से निकालेंगे और बाकायदा मछली के तौर पे स्टॉक कर लेंगे और अब उसको आप मछली के तौर पे पालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मछली आप जो मछली पालेंगे फरवरी से लेके आपने उसको 11 महीने 12 महीने तक उसको पालते रहेंगे दिसंबर तक। दिसंबर में जनवरी में वो सेल हो जाती है मार्केट में।
मैं 150 ग्राम बच्चे की बात कर रहा हूँ कि जो न्यू फार्मिंग है वो तो 150 ग्राम पे भी फोकस करेगा, क्योंकि उसका वो ज़्यादा प्रोसेस बढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नया बिजनेसमैन है, तो उसके लिए वो 150 ग्राम पे फोकस करेगा कि मुझे 150 ग्राम का बच्चा ही चाहिए। हाँ जी, इस 150 ग्राम का बच्चा जो है इस पे भी प्रोसेस तकरीबन 12 माह का ही है। हाँ जी, 12 माह का। ठीक है, तो यानी जिस बंदे ने बिल्कुल नर्सरी का उसका कोई सेटअप नहीं, उसने जस्ट बच्चा ख़रीदना है मार्केट से, मछली पालनी है, वो बच्चा 100 से 150 ग्राम का ख़रीदेगा, फरवरी में डालेगा और इसमें नवंबर दिसंबर में निकाल लेगा। ये अच्छा। है मछली। अभी भाई इसमें बीमारी का क्या अंदेशा है? बीमारियों का इसमें एलर्निया आता है, इसके अलावा ब्लैक स्पॉट आता है, इसके अलावा इसके वो गुब्बारा है, पेट के अंदर गुब्बारा होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, जिसमें मछली अपना वेट सही नहीं रख पाती है और यानी डिस्टर्ब होकर कभी किनारे के साथ लगती है या कभी पैंदे पे चली जाती है, ऊपर आ जाएगी। इसके अलावा बीमारी ये होती है कि ऑक्सीजन का मसला बनता है, वो पॉन्ड स्ट्रक्चर की वजह से होता है। तो ये बीमारियां जो इनको हैंडल करने के लिए अगर ऑक्सीजन का ज़्यादातर मसला तो चूना डाल के पानी को ज़्यादा शफाफ कर लिया जाता है, गंदला पानी थोड़ा साफ़ हो जाता है, उससे ऑक्सीजन ज़्यादा पैदा होती है और वो यानी कि उसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। ये तो सिंपली है। इसके अलावा बाकी जो बीमारियां हैं, ब्लैक स्पॉट और लर्नरिया, वो ज़्यादातर कमज़ोर मछली को लगता है। अगर उसकी फीडिंग अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो कल्चरल प्रैक्टिस यही हो रही है, जबकि बाहर जो है वो इसमें अमेरिकन फिशरीज़ में या इधर इंडियन फिशरीज़ में भी इसके अलावा काफ़ी प्रोडक्ट हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, तो वो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। यानी कि हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी ज़्यादातर इसी को हैंडल किया जाता है या बाकी चीज़ पॉन्ड का स्ट्रक्चर जो है उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लेबर पे। एक आदमी फी एकड़ फार्मिंग कर रहा है, उसके लिए लेबर कितनी ज़रूरत पड़ेगी? लेबर का बेसिकली तो काम फार्म के अंदर उसको 2 काम ही करने हैं। एक पानी को देखना है, पानी के लेवल को देखना है, पानी के कलर को चेक करना है। मछली अगर कोई प्रॉब्लम कर रही है जस्ट उसको फोकस करना है कि क्या प्रॉब्लम कर रही है, या जो उसने फिज़िकल जो वर्क बंदे ने करना है वो उसने खुराक डालनी है पानी का। तो इसको तकरीबन यानी कि एक बंदा 10 एकड़ की फार्मिंग को संभाल लेता है। ठीक है, तो 1 एकड़ पे आप रखें, आपने सैलरी तो उसको पर मंथ के हिसाब से वही देनी है 10 या 15 हज़ार जो मार्केट पे है। बिल्कुल। और अगर आप 15 एकड़ की फार्मिंग करें तो आपको लेबर का खर्चा 1000 रुपये पर मंथ आ जाएगा। अगर आपके पास 1 एकड़ के लिए एक ही बंदा रखें तो आपको 15,000 पर एकड़ पे पर मंथ बंदा आता है। अगर 10,000 पे फोकस करते हैं तो 1 साल का जो तकरीबन 1,20,000 का लेबर का खर्चा है। इसी तरह से लेकिन खर्चा एकड़ पे भी इतना ही है, अगर 10 एकड़ पे किया जाए तो फिर भी लेबर का खर्चा सेम ही है। ठीक हो गया। अगर पानी का कलर मेंटेन करने के लिए वो पानी का कलर मेंटेन करने के लिए आपने ये देखना है कि पानी गंदला ना हो रहा हो, यानी मिटियाले कलर का पानी ना हो। ये हल्का सब्जी माइल कलर का पानी होता है जिसके अंदर यानी कि 1 सेल उसको एलजी बोलते हैं, 1 सेल एलजी की वजह से उसका कलर ग्रीनरी हो जाता है। यानी हल्का जैसे आपने सी ग्रीन लेवल देखो पानी का कलर इस टाइप का चाहिए होता है। इसके अंदर कुदरती तौर पर खुराक पैदा हो जाती है। यानी ये इंडिकेटर है कि आपके अगर पानी का कलर हल्का ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि जो कुदरती खुराक पॉन्ड के अंदर पैदा होती है वो पैदा हो रही है। अगर इसके अलावा कोई कलर है तो इसका मतलब ये है कि खुराक पैदा नहीं हो रही। क्योंकि मछली जो है वो आप जो ऊपर से फीडिंग उसको करवा रहे होते हैं वो 40% ऊपर से ले रही होती है, जबकि उसका ज़्यादातर इन्हिसार 60% अंदर की खुराक जो कुदरती तौर पर तैयार होती है उसके ऊपर होता है। तो फिर उसको कलर को चेंज करने के लिए फिर क्या चीज़ यूज़ अगर कलर ख़राब हो रहा है यानी कि उसमें गदला ज़्यादा हो गया तो चूना डालेंगे आप, उसका कलर ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन का मसला भी हल हो जाएगा। अगर पहले पानी आपका कलर बिल्कुल शफाफ हो रहा है, पैदा बिल्कुल पानी साफ शफाफ कलर का हो गया, उसके अंदर खुराक पैदा नहीं हो रही है, आप उसके अंदर यूरिया और DAP का मिक्स जो है वो इम्प्लाई करेंगे, उससे ये उसका कलर ठीक हो जाएगा। अच्छा, बच्चा जब डाला जाएगा पहला स्टेप पे, तो उसे खुराक के लिए क्या चीज़ दी जाती है? खुराक के लिए उसके अंदर राइस पॉलिश होती है, मेज़ ग्लूटन होती है, वो डालते हैं उसको। राइस पॉलिश यानी कि वो एक चावल का ऊपर से बूर उतरा हुआ होता है, जैसे वो चावल फैक्ट्रीज वाले उतारते हैं, एक को फक बोलते हैं, वो बिल्कुल बूरा भी बोल देते हैं। हाँ जी, एक फक होता है वो उस ऊपर से छिलका उतरता है चावल के, ऐसे ही। जबकि चावल के छिलका उतरने के बाद एक ऊपर से मज़ीद छिलका उतरता है जो यानी कि उसकी रगड़ लगने के बाद मशीनरी के अंदर रगड़ लगती है तो एक पूरा सा निकलता है जैसे आटा टाइप होता है। तो वो जो आटा होता है उसको राइस पॉलिश बोलते हैं। वो पानी के ऊपर डायरेक्टली फेंक देते हैं, वो पानी की सतह के ऊपर तैरता रहता है, मछली उसको खाती है, बच्चा भी उसको खाता है। और वो स्टार्टिंग में यानी कि जब आपके पास 100 ग्राम का बच्चा आप डाल रहे हो तो तब तकरीबन 5 से 6 किलो से स्टार्ट करते हैं। हर 15 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुराक बढ़ाते जाते हैं। ये तकरीबन आपकी खुराक जाती है 20-25 किलो यानी पर डे आप डाल रहे होते हैं। जब आप एंड पे कल्टीवेटेड उसके टाइम पे जाते हैं हार्वेस्टिंग पे, हार्वेस्टिंग तक तकरीबन 20 किलो तक पहुँच चुके होते हैं। तो मुकम्मल खुराक का खर्चा, खुराक का जो सालाना खर्चा तकरीबन 50-60 हज़ार होता है। 50 से 60 हज़ार रुपये।
अगर कैलकुलेशन किया जाए A to Z तो 1 एकड़ पे क्या कॉस्ट आती है? 1 एकड़ पे उसको यानी फर्स्ट टाइम करने पे, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम पाउंड को तैयार भी करना है, फीडर भी नया लगाना है, पाइप लाइनें भी नई बिछानी है, तो काफ़ी चीज़ें आप नई करनी है आपने, तो वो सारी चीज़ें करके तकरीबन 4.5 या इतना पड़ना था। 4.5 से 5 लाख रुपए की रेंज होनी चाहिए। हाँ, रेंज हो जाता है 1 एकड़ की फार्मिंग। और जो अगर आपने फर्स्ट टाइम डेवलप कर लिया, अब आप दूसरे साल बच्चा डाल के दूसरे साल की फार्मिंग करें तो दूसरे साल आपका खर्चा तकरीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख आता है। यानी कि पहले साल आपका खर्चा ज़्यादा है, 4.5 से 5 लाख है, और दूसरे साल आपका इनिशियल स्टेप के खर्चे आपने नहीं करने, जस्ट आपने रनिंग खर्चे करने हैं, वो आपके तकरीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख होता है। 2 लाख रुपये, जिसमें पानी का होता है, खुराक का होता है और सीड का होता है, या ठेका होता है, ज़मीन आपने ठेके पे ली। 800 मछली तैयार हो चुकी है। हाँ, उसका वज़न तकरीबन कितना एवरेज आता है? एवरेज वज़न यानी कि फी दाना जो होता है मछली का, एक बच्चा जो है वो 150 ग्राम का आपने डाला था, वो तकरीबन कर जाता है 2 किलो से 2.5 किलो तक, और एवरेज आप उसका 2 किलो लगा लें। ठीक है। तो आपने 800 मछली डाली थी, वो तकरीबन आपकी 1600 केजी होगी। आप 1600 को भी उड़ा दें, 1500 केजी आप कर लें। ठीक है। 1500 केजी आपको एकड़ से बाहर यानी कि यील्ड मिलेगा। ठीक है। अब आपका 1500 एकड़ जो है, 1500 केजी जो है पर एकड़, वो तकरीबन मार्केट रेट के लिहाज से वो आपका बन रहा है तकरीबन 3,75,000 इतना समथिंग, 3.25 लाख की आपको इनकम होगी उसमें से। हाँ जी, यानी कि एक मन 10 से 12 हज़ार रुपये एवरेज है इसका मार्केट रेट। हाँ जी, मार्केट रेट। अगर 10,000 रुपये हम कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 3,75,000 रुपये बनते हैं, क्योंकि 1500 केजी का वज़न मन में अगर लगाया जाए तो तकरीबन 37.5 मन बनता है। हाँ जी, 37.5। अगर 37.5 मन की एवरेज 10,000 रुपये भी लगाते हैं तो तकरीबन 3,75,000 रुपये बनते हैं। यानी कि हमारा खर्चा हुआ 5 लाख रुपये, हमें आमदन हुई 3,75,000 रुपये, यानी कि 1,25,000 रुपये लॉस हुआ, क्योंकि हमने न्यू बिज़नेस शुरू किया। जब अगर हम नेक्स्ट इसका प्लाव शुरू करेंगे तो उसमें हमारा जो तकरीबन 75% जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, 25% हम खर्चा करेंगे। कुछ ऐसे खर्चे हैं कि जो आपके डेवलपमेंटल खर्चे हैं। आपने कहा लिए पाउंड को तैयार करने की तैयारी का खर्चा था, उसमें पाइप लाइनों का था, आपने ट्यूबवेल का वो जो टरबाइन लगाई, आपने ट्यूबवेल लगाया या फीटर वगैरह लगाया, तो वो तो आपके एसेट्स हैं, आपके असासे हैं। यानी कि आपका जो एनुअली खर्चा है वो 1.5 लाख से 2.25 लाख है। बाकी चीज़ें तो आपकी पड़ी हैं, वो आपने या तो अगर आपने फार्मिंग नहीं की होती है तो आप कॉन्टैक्ट इस तरह से करते हैं फार्मर के साथ कि जी मैं पाउंड तैयार कर रहा हूँ, जब मैं पाउंड को छोड़ूंगा तो जो मैंने तैयार किए का खर्चा लिया था उसमें से इतने % वापस ले लूँगा, और जो फीटर आप यूज़ करेंगे उसका भी आप उनको दे देते हैं कि जी बकाया इसके पैसे भी दे दो, तो वो तो आपकी सेविंग होती है तकरीबन, यानी कि बाकी जो बाकी होती हैं आपका एनुअली खर्चा 1.5 से 2.25 लाख होता है। 2 से 2 लाख होता है। यानी कि अगर हम प्रॉफिट मार्जिन देखें तो नेक्स्ट जो साल आने वाला है उसमें तकरीबन हमें 75% बचने वाला है, तो इसमें एक्सपीरियंस भी हो जाता है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है और अच्छा खासा भी, और उसके बाद जो है हम मज़ीद फार्म को बढ़ा भी सकते हैं। हाँ। अच्छा हबीब भाई, नेक्स्ट जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर कोई दोस्त इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, वो मुकम्मल यानी कि फार्मिंग से लेके बच्चे से लेके ग्रोथ तक, ग्रोथ से लेकर मार्केटिंग तक हेल्प लेना चाहे तो उसका क्या हाल है? तो उसके लिए यहाँ पे एक तो पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, दूसरा हम भी बैठे हैं, हम भी कर देते हैं, हमसे मिलने जी जी, हम उनको गाइड कर देंगे। बाकायदा उनको चाहिए कि फार्मिंग करने से पहले पॉन्ड्स को देखें, तालाबों को देखें, जिन लोगों ने मछली पाली हुई उनसे मिलें, मछली को देखें, मार्केट्स को देखें, कौन ख़रीदता है, कौन लेता है, लेबर क्या होती है, मछली पकड़ते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें उसको देखनी चाहिए। अगर कोई आदमी आपके पास तशरीफ़ लाता है तो ये सहूलत आपके पास मौजूद तो है, हम उसको यानी कि आप जो है बच्चा भी अफोर्ड कर सकते हैं। जी, बच्चा भी हम सप्लाई करते हैं, फीड भी सप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें हम उनको गाइड करते हैं। बाकी जितनी टेक्निकल सपोर्ट्स होती है उसके हवाले से भी हम गाइड करेंगे। बीमारी के बारे में आगाही जो होती है वो भी देंगे जितना हम जानते हैं, मज़ीद रिसर्च हम भी करते रहते हैं, लोगों को भी बताएंगे। अभी भाई अगर आप अपना सेल नंबर शेयर करना चाहें। सेल नंबर मेरा 0305 0305 7700 7700 350 व्हाट्सअप भी आपके कैसे नंबर? हाँ जी, इसी नंबर पे मेरी व्हाट्सअप भी बनी है। शुक्रिया अभी भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।